एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पहले बताए थे कि लॉकडाउन की वजह से हिंदू बायोलॉजी एंड आर्ट्स क्लासेस डाला गया, से लाइव क्लास दिया जाएगा। आर्ट्स में हम लोग आज क्षमा चाहेंगे कुछ देर लेट होने के लिए। आर्ट्स में हम लोग इसके पहले बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। आर्ट्स में खासकर हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में जैसे इसके पहले हम लोग बहुत सारा हम लोग पॉइंट पढ़े थे। बोर्ड छोटा होने की वजह से पूरा पॉइंट नोट नहीं कर पा रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग जैसे विदेशी आक्रमण हम लोग पढ़ चुके हैं। विदेशी आक्रमण के बाद मौर्य काल हम लोग पढ़ चुके हैं। मौर्य काल तो जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़े थे कि बहुत सारा ऐसा पहले वंश चलता था जो उसके स्थान पर पतन होने के बाद, उस वंश का पतन होने के बाद उसके स्थान पर नए राजवंशों की स्थापना होती थी। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे। बोर्ड छोटे होने की वजह से हम लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे मौर्य काल जब उसका पतन हुआ था तो मौर्य काल के पतन के बाद ये शुंग वंश की स्थापना हुई थी। शुंग वंश का जब पतन हुआ तो शुंग वंश के स्थान पर कन्ना वंश की स्थापना हुई। ठीक इसी प्रकार हम लोग हिस्ट्री में जब क्लास अंत हुआ था, लास्ट हुआ था, तो उस समय हम लोग हिस्ट्री में गुप्त काल हम लोग पढ़े थे। तो उस समय हिस्ट्री में क्या पढ़े थे? गुप्त काल पढ़े थे। लेकिन ठीक जिस प्रकार मौर्य वंश के अवशेष पर शुंग वंश के अवशेष पर कन्ना वंश की स्थापना हुई, ठीक उसी प्रकार गुप्त वंश के अवशेष पर गुप्तोत्तर काल की स्थापना हुई थी। देखिए आपको बताते हैं कि जिस गुप्तोत्तर काल का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह गुप्तोत्तर काल की जो स्थापना हुई थी ये गुप्त काल के स्थान पर ही हुई थी, अर्थात गुप्त काल के अवशेष पर ही हुई थी। गुप्त काल का जो स्थापना हुआ था 606 ईस्वी में हुआ था और ये 647 ईस्वी तक चला। यानी इतने दिनों तक 6 से लेकर 647 ईस्वी तक ये लगातार आपको चला गुप्तोत्तर काल, जिसकी स्थापना गुप्त काल के स्थान पर किया गया था। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ये पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि गुप्त काल के स्थान पर गुप्तोत्तर काल की स्थापना हुई है ना। गुप्त काल के स्थान पर कौन से काल की स्थापना हुई? गुप्तोत्तर काल की स्थापना हुई। गुप्तोत्तर काल का शासनकाल कब से कब तक चला? 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक चला। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ गुप्त काल के बारे में जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। ये आपको बता दें कि जब गुप्त काल पतन हुआ था, गुप्त काल का जब पतन हुआ था तो गुप्त काल के पतन के बाद गुप्त काल के स्थान पर है ना, वहाँ पे कई अलग अलग स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई और सभी स्वतंत्र राज्यों में अलग अलग वंशों की स्थापना हुई। ये जितना भी हम लोग देख रहे हैं ये सब गुप्तोत्तर काल में, इधर ये साइड जो देख रहे हैं ये सब राज्य का नाम था और इन सभी राज्यों में ये जो भी ये देख रहे हैं ये साइड, ये सभी आपको वंश का नाम है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे गुप्त काल के स्थान पर जो गुप्तोत्तर काल की स्थापना हुई, इस गुप्तोत्तर काल में गुप्त काल के स्थान पर जो गुप्तोत्तर काल की स्थापना हुई, इस गुप्तोत्तर काल में अलग अलग राज्यों में अलग अलग वंशों की स्थापना हुई। तो कौन कौन से अलग अलग राज्यों में अलग अलग वंशों की स्थापना हुई? जैसे में थानेश्वर देख लीजिए। थानेश्वर जो आपका हरियाणा में पड़ता है, वल्लभी जो आपका गुजरात में पड़ता है, ये सब स्थान का नाम है, जगह का नाम है। जैसे हम लोग बिहार में पटना है, गया है, ठीक उसी प्रकार ये थानेश्वर ये हरियाणा में पड़ता है। वल्लभी ये आपको गुजरात में पड़ता है। कन्नौज जो आपका यूपी में पड़ता है ना। पंजाब ये आप लोग जान ही रहे होंगे, पंजाब है ना। उसके बाद मालवा जो आपका एमपी में पड़ता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसा कि आपको हम बताएं कि गुप्तोत्तर काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग वंश की स्थापना हुई। तो कौन सी वंश की? जैसे में देखिए फिर से एक बार आपको बताते हैं, थानेश्वर जो आपको हरियाणा में पड़ता है, ये हरियाणा यानी थानेश्वर में आपको पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद आ जाइए वल्लभी जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ आपको मैत्रक वंश की स्थापना हुई थी। कौन सी वंश? मैत्रक वंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद आ जाइए कन्नौज में जो आपका यूपी में पड़ता है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश,
यानी कन्नौज जो यूपी में पड़ता है आपको, यहाँ कन्नौज में मौखरी वंश की स्थापना हुई। ठीक उसी प्रकार पंजाब में ये आपका हूण वंश की स्थापना हुई, है ना। पंजाब में कौन वंश की स्थापना हुई? हूण वंश की स्थापना हुई। मालवा में जो आपका एमपी में पड़ता है, इस मालवा में यशोधर्मन वंश की स्थापना हुई। इस प्रकार बोला गया, इस प्रकार हम लोग बोले कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग वंशों की स्थापना हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं कौन कौन से वंश का स्थापना हुई। तो ये जो इधर ये जो लिखा हुआ है, ये साइड है ना, राइट साइड जो लिखा हुआ है ये आपका वंश का नाम है। लेफ्ट साइड जो लिखा हुआ है ना, ये आपका राज्य का नाम है। और इन सभी राज्यों में अलग अलग वंशों की स्थापना हुई। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इस गुप्तोत्तर काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, हम लोग को जो पढ़ना है। हालांकि कई राजवंशों की स्थापना हुई, लेकिन ये ऑनलाइन पे हम लोग सिर्फ मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे। क्योंकि क्लास में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन ऑनलाइन है तो इसमें कुछ मुख्य वंश आपको हम बता देते हैं। जैसे गुप्तोत्तर काल में सबसे मुख्य वंश जो आपका होता है पुष्यभूति वंश। गुप्तोत्तर काल में सबसे मुख्य वंश कौन सा होता है? पुष्यभूति वंश। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से सुनेंगे। गुप्तोत्तर काल में मुख्य वंश पुष्यभूति वंश, और इसी पुष्यभूति वंश से एक संबंधित शासक थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। जिनका नाम क्या था? हर्षवर्धन। यानी यहाँ पर अगर प्रश्न आएगा कि ये गुप्तोत्तर काल में है ना सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे तो बहुत सारा था। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारे पास अगर 100 आदमी है तो 100 में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्य बहुत सारा है, वंश बहुत सारा है, लेकिन इन सभी वंशों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इंटर 12th सिलेबस में पूछता है या कम्पिटिटिव में पूछता है, वो सबसे महत्वपूर्ण गुप्तोत्तर काल में है, वो है आपका पुष्यभूति वंश, है ना। और पुष्यभूति वंश के सबसे महान शासक का जो चर्चा किया गया है, इसी पुष्यभूति वंश से एक शासक का नाम आया है जिसका नाम था हर्षवर्धन। जिसका नाम क्या था? हर्षवर्धन, है ना। अब थोड़ा हर्षवर्धन के बारे में आपको चर्चा करेंगे कि जिस हर्षवर्धन जो किस वंश से संबंधित था? पुष्यभूति वंश, है ना। बोलिए कौन से वंश से? पुष्यभूति वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? पुष्यभूति वंश, है ना। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना कहाँ किया गया था? थानेश्वर में। तो थानेश्वर कहाँ पड़ता है? है ना, हरियाणा में। और ये सभी वंश का स्थापना किस काल में किया गया? गुप्तोत्तर काल में। गुप्तोत्तर काल की स्थापना कब हुई? 647। कब तक चला? 647, यानी 606 से लेकर 647 तक चला। आइए हम लोग अब देखते हैं कि थानेश्वर, बल्लभी, कन्नौज, पंजाब या मालवा, इन सभी राज्यों में पुष्यभूति वंश, मैत्रक वंश, मौखरी वंश, हूण वंश, है ना, ये सभी में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आपको मिलेगा वो हमारा मिलेगा पुष्यभूति वंश। और इसी पुष्यभूति वंश से एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो शासक की जानकारी मिलेंगे वो आपको थे हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा जानकारी हैरान करने वाली होगी कि हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। बड़े भाई का यानी हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम था राजवर्धन, है ना। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या था? राजवर्धन। उसके बाद आ जाइए हर्षवर्धन के माँ। हर्षवर्धन के माँ का नाम था यशोमती। क्या नाम था? यशोमती। उसके बाद हर्षवर्धन के बहन का नाम था राजश्री। और हर्षवर्धन के बहन का नाम राजश्री और हर्षवर्धन के बहनोई गरीब ब्राह्मण, यानी हर्षवर्धन के बहनोई यानी राजश्री के पति ना। जैसे हर्षवर्धन के बहन थी राजश्री और राजश्री के पति ग्रह ब्राह्मण। तो जब राजश्री के पति जब ग्रह ब्राह्मण थे तो ये ग्रह ब्राह्मण आपको हर्षवर्धन के कौन? बहनोई लगेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे इसके पहले हम लोग बहुत सारा राजवंशों की हम लोग चर्चा किए हैं। जैसे आपको बता दें मौर्य वंश में हम लोग पढ़े हैं, मौर्य वंश पढ़े हैं, शुंग वंश पढ़े हैं, कन्ना वंश पढ़े हैं। इतना ही नहीं, मौर्य वंश में हम लोग काफ़ी शासकों का चर्चा किए हैं। जैसे मौर्य वंश का स्थापना करने वाले संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगले शासक जो बने थे वो थे आपको बिंदुसार, है ना। बिंदुसार के बाद इनके पुत्र जो अगले शासक बने अशोक। इन सभी
लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े, अशोक के बारे में पढ़े, बिंदुसार के बारे में पढ़े, कुषाण वंश में हम लोग कनिष्क के बारे में पढ़े, लेकिन इतने सारे जानकारी हम लोग को किसी वंश में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिलती थी। जैसे आपको बताते हैं, हम मौर्य काल पढ़ा चुके हैं। क्या आपको हम बताए थे कि मौर्य काल के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, है ना, ये सब, बहनोई का नाम क्या था, बड़े भाई का नाम क्या था, छोटे भाई का नाम क्या था, ये सब हम जानकारी नहीं दिए। लेकिन ये जब गुप्तोत्तर काल स्टार्ट किए और गुप्तोत्तर काल में जब पुष्यभूति वंश हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इस पुष्यभूति वंश के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन जब किसी शासक के बारे में इतने जानकारी हम लोग नहीं लिए हैं, तो हर्षवर्धन के बारे में इतने जानकारी क्यों ले रहे हैं? इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रीजन है। देखिए, अब आपको कारण बताते हैं। हर्षवर्धन के पिता का नाम बोलिए, प्रभाकर वर्धन। बड़े भाई का नाम बोलिए, राजवर्धन। माँ का नाम बोलिए, यशोमती। बहन का नाम बोलिए, राजश्री। और हर्षवर्धन के बहनोई यानी राजश्री के पति का नाम था आपको ग्रहब्रह्मण। अब आपको हम थोड़ा बताते हैं, इतने सारे हम लोग क्यों लिखे? बहनोई का नाम, भाई का नाम, पत्नी का नाम यानी बहन का नाम, बड़े भाई का नाम, इतने सारे का हम लोग लेने का कोई खास वजह क्या है? तो आइए आप थोड़ा जानकारी हम लोग दे देते हैं कि इतना डिटेल जानकारी प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये था, है ना, कि आप ये सबसे पहले ये जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन जब शासक बना था तो ये कन्नौज का शासक बना था, है ना, हर्षवर्धन, है ना। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, चलिए कन्नौज को अभी छोड़ दीजिए, लेकिन हर्षवर्धन की आपको कहानी बता दें कि जो हर्षवर्धन थे ये बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में शासक बना। तो विपरीत परिस्थिति में शासक कैसे बना? हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा था तो बिल्कुल संकट की स्थिति थी, है ना, बहुत संकट था, बहुत। उस समय जो आपका पुष्यभूति वंश जो थानेश्वर में चल रहा था वो काफ़ी संकट में था, काफ़ी दयनीय था, है ना। यही कारण है कि हम लोग ये पिता, भाई, माँ, बहन, बहनोई, ये सारे का हम लोग जानकारी लेना उचित समझे। आइए थोड़ा मिटा देते हैं, मिटाने के बाद थोड़ा हम लोग फिर से देखेंगे। पकड़ नंबर 72,612 नंबर 12 770 12 500